जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रुबाइयात ऑफ उमर खयाम की एक्सरसाइज। ये पता नहीं मुझसे कोई गलती हुई, मुझसे ये वीडियो भी डिलीट हो गई और मैंने ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज दोनों की जगह ही मैंने ट्रांसलेशन अपलोड कर दी। ये मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। इसके ये प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन भी मैं कर दूंगा। तो ये राइटर का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये वोकेबलरी देखते हैं। देखिए, अवेक है, ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हैं अलर्ट है या कॉन्शियस है। बाउल किसको कहते हैं? डिश या बेसन। फ्लंग किसको कहते हैं? थ्रोन या हर्ल्ड। लो मतलब बिहोल्ड और सी, ठीक है। उसके बाद है हंटर ऑफ द ईस्ट, डॉन या सनराइज। टरेट किसको कहते हैं? टावर या स्पायर को कहते हैं, जिसे आप मीनार कहते हैं। नोज ऑफ द लाइट किसको कहते हैं? रेडियंट स्नेयर या ग्लोइंग लूप। इसी तरह उसके बाद आपके पास है वर्ल्डली होप। इसका क्या मतलब होता है? अर्थली एस्पायरेशन या मॉर्टल एम्बिशन। उसके बाद है टन्स एशेस। इसका क्या मतलब है? बिकम्स डस्ट आर रिड्यूसेस टू द सिंडर्स। उसके बाद है प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का क्या मतलब होता है? थ्राइव या फ्लरिश। उसके बाद है सून, शॉर्टली या प्रेजेंटली। उसके बाद है वेल, कर्टन या श्राउड। श्राउड किसको कहते हैं? कफन को कहते हैं। पास्ट विच का मतलब है बियॉन्ड विच या आफ्टर विच। उसके बाद है मूविंग फिंगर, मतलब फेट्स हैंड या डेस्टिनीज पेन। डेस्टिनीज पेन। उसके बाद है रिट, ये रिटन की है, ठीक है, रिटन या इंस्क्राइब्ड। मूव ऑन का क्या मतलब है? प्रोग्रेसेस या एडवांसेस। उसके बाद है पाइटी, डिवोशन या रेवरेंस। वेट किसको कहते हैं? क्लेवरनेस को या इंटेलिजेंस को कहते हैं। उसके बाद है ल्योर, एंटाइस या अट्रैक्ट। एट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे? फेट या डेस्टिनी के लिए, लक या फॉर्चून। टीयर्स किसको कहते हैं? वीपिंग या सॉब्स को। सॉब्स किसको कहते हैं? वॉश आउट का क्या मतलब होता है? इरेस या क्लेंस। अ का क्या मतलब होता है? ओ और अलॉस। स्वीट सेंटेड का क्या मतलब होता है? प्लेजेंट, हैप्पी या फ्रेग्रेंट या परफ्यूम। शुड क्लोज के क्या मतलब है? मस्ट शट और ऑट टू सील। यूज मैन्युस्क्रिप्ट का क्या मतलब है? यंग ड्रीम्स, लाइव्स, अर्ली स्क्रिप्ट। उसके बाद है नाइटिंगेल, ठीक है, सॉन्ग बर्ड या थ्रश। वेंस का क्या मतलब है? फ्रॉम वेयर या वेयर फ्रॉम। विदर का क्या मतलब है? टू वेयर और वेयर टू। तो इसके बाद हम इसके ये क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये सबसे पहले प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट उमर खयाम? तो ये उनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। डज योर प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पोएट्री हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंटेंट्स ऑफ दिस पोएम? जाहिर सी बात है, जब तक आपको पोएट्री के बारे में पता ना हो तो आप नहीं समझ सकते, ठीक है। Yes, understanding poetic devices like imagery, metaphor clarifies the Rubaiyat's theme. It reveals the poem's focus on the mortality and the fate. उसके बाद while reading question है, what happens to the worldly hopes of the men? The worldly hopes of the men either turns ashes or briefly prospers before vanishing, as stated in the stanza. Stanza में किस तरह कहा गया कि आपकी उम्मीदें किस तरह से खत्म होती हैं? The worldly hope men set their hearts upon turn ashes or it prospers and anon. तो ये खत्म हो जाती हैं। This imagery suggests that the human ambitions are fleeting, either failing entirely or fading quickly, like snow in a desert, emphasizing their transient and ultimately futile nature. ठीक है, तो इसका मतलब है ये बेसूद हैं सारी चीजें, आप जो भी करते रहें, अंत आपका क्या है? यहाँ दुनिया से जाना ही है। What does the key mean here? The key in third stanza, there was a door which I found no key, symbolizes the means to unlock the mysteries of the existence or the universe. दुनिया के वो राज जिनको आपको पता नहीं है कि हमें जिंदगी क्यों दी गई थी, खुदा कौन है, ये दुनिया कैसे बनाई गई, ये वो चीजें हैं जिनके राज अभी तक नहीं पता. The speaker's inability to find it reflects human limitations in understanding life's deeper truths, such as the purpose of the existence or what lies beyond the death, portraying these mysteries as inaccessible and beyond human grasp. तो होता क्या है कि किस तरह से लाइफ गुजरती है और उसके बाद क्या होता है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। उसके बाद है पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन। इसका पता नहीं मैंने आंसर क्यों नहीं लिखा।
Do you think the message of the poet has been forcefully conveyed? No, the message of the poet has not been forcefully conveyed. He just has told us metaphorically by using imagery. ठीक है, उसके बाद देखें एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द ओवरऑल थीम और द मैसेज ऑफ द पोएम रुबायात ऑफ द उमर खयाम. The Rubaiyat explores the fleeting nature of the life and the inevitability of the fate. कि किस्मत से आप नहीं बच सकते, मुकद्दर से आप नहीं बच सकते, जो लिखा जा चुका है सो लिखा जा चुका है. It uses the vivid imagery to highlight the human limitations against the eternal and eternal universe. The poem urges acceptance of the life's transience and the mysteries beyond the control. और क्या कहते हैं उमर खयाम के, लाइफ के उन हकाइक को एक्सेप्ट करो जो एग्जिस्ट करते हैं. इंसान एक लिमिट तक उसको एक ताकत दी गई है, बहुत सारे मामलात में इंसान ताकत खो देता है. How does the poem explore the concept of the mortality and the fleeting nature of the life? Through the images like snow melting in the desert and the fading youth, the poem underscores the life's brevity. Brevity कहते हैं मुख्तसर को, ठीक है, कि जिंदगी कितना मुख्तसर है. The second and the fifth stanzas shows hope and the vitality vanishing quickly. कि किस तरह से आपकी उम्मीदें खत्म हो रही होती हैं. Mortality is presented as an inescapable reality. और ये इसको inescapable मतलब आप फानी दुनिया है, आप इससे नहीं बच सकते. आप ये नहीं कह सकते कि मैं लाजिवाल हूँ. दुनिया की हर चीज को जिवाल है. Highlight the attitude of the poem about the fate and the destiny. The poem views fate as unchangeable with the moving fingers written life's course. It suggests that the human efforts cannot alter destiny. The tone is resigned yet reflective. ठीक है, इंसान अपनी किस्मत नहीं चेंज कर सकता. ठीक है, मुकद्दर में जो लिखा गया है वो आप चेंज नहीं कर सकते. वैसे इसके बारे में कहा जाता है कि जो मुकद्दर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन किस्मत इंसान अपनी खुद बनाता है. इसमें भी अहले इल्म की जो अपना आरा है वो मुख्तलिफ हैं, क्योंकि कोई क्या कहता है कोई क्या. तो इसके बारे में कहा जाता है कि मुकद्दर में आपके रिस्क लिखा जाता है, आपकी मौत लिखी जाती है और आपकी पैदाइश लिखी जाती है. बाकी सारी चीज़ें किस्मत में आती हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, किस्मत को आप चेंज कर सकते हैं. Explain the way the idea of the seize the moment is expressed in the poem. The fleeting snow and the youth in the stanzas imply the life's brevity, urging readers to cherish the present. This aligns with the Rubaiyat's broader call to embrace the fleeting players. The idea is subtle but present. ठीक है, तो क्या मतलब है सीज द मोमेंट, आप किसी भी वक्त को रोक नहीं सकते. इसका मतलब ये है कि उसी को एंजॉय करें. ठीक है, आप उसको स्माइल दें. चेरिश का क्या मतलब है, स्माइल से गुजारें वक्त को. Discuss the role of the nature in Rubaiyat. How does Khayyam use natural imagery to convey his ideas? Natural nature like dawn, snow, and roses symbolizes the time, passage, and the life's impermanence. These images contrast human brevity with the eternal cosmos. ठीक है, अब ये देखें, नेचर लाइक डॉन, स्नो, सूरज का निकलना, बर्फ, रोजेस सिंबलाइजेस द टाइम. पैसे कि किस तरह से जो टाइम है वो गुजरता है. अगर सूरज निकल रहा है तो वो भी मंजर जो होता है चला जाता है, जब गरूब हो रहा है वो भी चला जाता है, आप फूल देखते हैं वो भी मंजर चला जाता है. दिस इमेज कंट्रास्ट ह्यूमन ब्रेविटी के द इटर्नल कॉस्मोस के. अंदरूनी तौर पे इंसान हमेशा क्या है, चेंज में ही रहता है, और दुनियावी जो जिंदगी है ये बहुत मुख्तसर है. खयाम यूजेस देम टू इवोक द मोर्टेलिटी एंड द इनसिग्निफिकेंस. और फिर वो बताता है कि ये कितना, जो दुनिया है ये कितना आर्जी है. इनसिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है, जो गैर अहम चीज होती है. How does the poem portray the relationship between the individual and the universe? The individual is powerless against a vast, mysterious universe. As shown by the lock, doors, and veil, the moving fingers reinforces the fate's control. इंसान, जाहिर सी बात है, खुदा के सामने इंसान कितना बेबस है, ये आपके सामने की बात है. इंसान को तो एक लिमिट तक कुछ ना कुछ दिया गया है ना. ह्यूमैनिटी इज ट्रांजिएंट विद इन एन इनडिफरेंट कॉस्मोस. जो इंसानियत है ये ट्रांजिएंट कहते हैं मुख्तसर को, विद इन एन इनडिफरेंट कॉस्मोस. दुनिया जो है ये कहता है कि ये जो कायनात का सिस्टम है ये लाफानी है, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है ये बस मुख्तसर अरसे के लिए जो इंसान की जिंदगी है. नेम द ओनली सर्टन थिंग इन लाइफ.
Death is the only certainty implied by the moving finger that writes an unchangeable fate. It underscores the mortality as life's inevitable end. ठीक है, तो हकीकत क्या है? जिंदगी की मौत है, इसके बाद आपकी जिंदगी क्या है? एंड है. What is the narrative perspective used in the poem? The poem uses a first person reflective person with where the speaker pondering life's mysteries. The I in the third stanza creates intimacy. It explores the universal themes through the personal musings. ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो आई ही इस्तेमाल करता है. तो आगे देखते हैं. ये फिगरेटिव लैंग्वेज है. फिगरेटिव लैंग्वेज देखें, लिटरेरी डिवाइसेस अगर हम कहें तो लिटरेरी लफ्ज लिटरेचर से निकला है. ठीक है, तो लिटरेरी डिवाइसेस को अगर हम डिवाइड करें तो उसके क्या है, उसके हम या पोएटिक डिवाइस, लिटरेचर को अगर डिवाइड किया जाए तो ब्राडर दो टर्म्स में किया जाता है. ठीक है, या तो उसे पोएट्री में किया जाता है या फिर प्रोज में. पोएट्री में उसके लिए हम पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, वर्ड पोएट्री से निकला है. और उसके लिए स्पीच में उसे क्या कहते हैं? हम फिगरेटिव लैंग्वेज. ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज इसी चीज को कहते हैं. तो देखते हैं, ये देखें, ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं, मेटाफर है. ठीक है, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है. द मूविंग फिंगर्स राइट्स कि किस तरह से वो लिखती हैं, कि डायरेक्ट उसने कंपेयर किया हुआ है द इनएविटेबिलिटी ऑफ द फेट के साथ. ठीक है, उसके बाद सिमली है क्योंकि लाइक का वर्ड आ गया है. उसके बाद हाइपरबोले. हाइपरबोले का मतलब होता है चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट्स. ठीक है, अब देखें उसने क्या कहा है. द वर्ल्डली होप मैन सेट देयर हार्ट्स अपॉन टर्न्स एशेज इट प्रॉस्पर्स. तो ये सारी चीजें क्या है? हाइपरबोले में आते हैं. उसके बाद आपके पास पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स में क्या होता है? सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है जिसमें दो अपोजिट चीजें दी जाती हैं. ठीक है, अब देखें, हैविंग रेट मूव्स ऑन नार ऑल दाई पाइटी नार वेट. ठीक है, तो ये सारी क्या है? ये हमारे पास पैराडॉक्स है. उसके बाद इन्फ्रेंस है. इन्फर किसको कहते हैं? इन्फर का मतलब होता है कोई चीज आपने पढ़ ली है और फिर आप अपनी तरफ से उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसे कहते हैं इन्फ्रेंस. ठीक है, तो इन्फ्रेंस ये यहाँ पे लिखा हुआ है. जस्टिफिकेशन दैट द मैन इज आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट. आप क्या इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है? अब देखिए, मैन कैन बी सीन एज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट थ्रू द पावर ऑफ द फ्री विल. The choices and the actions that shape outcomes even within the constraints like environment or circumstances. कि इंसान जो है ये अपनी चॉइसेस के जरिए कि ये कौन कौन से काम करता है, इसी चीज से ही पता चलता है कि वो इंसान क्या है. For instance, historical figures like Abraham Lincoln rose from the poverty through the persistent education and ethical decision demonstrating that proactive choices. अब्राहम लिंकन कौन था? अमेरिका का सदर था. तो उसके बारे में बता रहा है कि उसने भी एजुकेशन हासिल की तो उसने भी आखिर एक रुतबा पाया. सच एज परसुइंग द अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग फ्रॉम द फेलियर. कि आप फेलियर से कितना सीखते हैं, नाकामी से. कहा जाता है ना कि सक्सेस हैज मैनी फादर बट फेलियर इज एन ऑर्फन. ये जो कामयाबी है इसके कई बाप होते हैं, लेकिन ये जो नाकामी है ये यतीम होती है, कोई आपका हाथ नहीं थामता. एंड अडॉप्टिंग builds one destiny rather than passive acceptance of the fate. कि इससे अच्छा है कि आप उस पे बैठे रहें कि बस किस्मत का जो लिखा है वही होगा. आप भी कुछ कर सकते हैं. Philosophically, thinkers like Jean-Paul Sartre argue that the existence precedes essence, meaning humans define themselves through the decisions, rejecting deterministic view. कि इंसान वो कहते हैं खुद को बनाता है कि वो कौन से फैसले कर रहा है, कौन से नहीं कर रहा, क्या उसकी चॉइसेस है, उसी से पता चलता है कि वो कितना बड़ा आदमी है. Thus, by taking responsibility for action, individuals construct their future, turning potential adversities into stepping stones for the success. तो वही चीजें मिल के उसको फिर एक कामयाब इंसान बना देती है. इसके बाद देखें, कैन लेमेंटिंग ओवर द मिसफॉर्चून डू एनी गुड टू अस फॉर द years टू कम. डिस्कस कि अगर आप किसी को कोई दुख मिला हो उसी पे ही आप लेमेंट कहते हैं आहोजारी को. अगर आप रोते रहें, आहोजारियां करते रहें और मिसफॉर्चून डू एनी गुड टू अस फॉर द years टू कम, क्या हमारे पास फिर अच्छाई आएगी? क्या हम उससे निकल पाएंगे? देखें, lamenting over misfortune offers little to no long-term benefit and can hinder the future progress by trapping individuals in a cycle of the regret and negativity.
तो जाहिर सी बात है जो बंदा अपना सारा दिन रोने में गुजारता रहेगा तो बाकी तो वो दुनिया के काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि रोने पे आपकी एनर्जी जाती है. While brief reflection on the past setbacks can provide the lessons such as identifying the avoidable errors, it becomes counterproductive when prolonged, as it drains the emotional energy, fosters helplessness, and prevents focus on the actionable step forward, like skills building or new opportunities. देखें, आप अगर किसी के दुख में ना रोएं तब भी कहा जाता है कि बड़ा पत्थर दिल है, लेकिन उसी दुख पे आप लंबा अरसा रोते रहें तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ही कमजोर समझा जाता है, साइकोलॉजिकली भी आपके मसले होते हैं, आप दुनिया में आगे भी नहीं बढ़ सकते, आप उसी चीज पे ही बैठे रहते हैं. Psychologically, studies on the resilience from the positive psychology shows that the dwelling on the misfortune correlates with the dwelling का मतलब होता है to live, रहना, on misfortune correlates with the higher stress and the lower well-being, whereas adopting a growth mindset. ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकली ये कहा जाता है कि वो बंदा कमजोर है और उसकी वेल बीइंग और उसकी सेहत पे भी बहुत असर पड़ते हैं. Viewing challenges as temporary and surmountable leads to the better outcome. कि किसी भी चीज को चैलेंज समझ के फेस करें और उससे क्रॉस करें तो ये आपकी लाइफ का जो होता है बेटर मोमेंट होता है. अल्टीमेटली, moving beyond the lamentation empowers the proactive change, ensuring the misfortunes do not define future years but inform wiser paths. ठीक है, तो इससे फिर पता चलता है कि आपके जो पाथ्स हैं वो अच्छे हैं, आपने अच्छा रास्ता इख्तियार किया है. तो ये इन्फ्रेंस हो गया. उसके बाद आपके लिंकिंग वर्ब्स हैं. ठीक है, लिंकिंग वर्ब को देखें. अच्छा, ये हम ये समझते हैं, बहुत सारे लोगों का ये समझना होता है कि वो समझते हैं कि एज एम आर ही सिर्फ लिंकिंग वर्ब है. लिंकिंग वर्ब और भी बहुत सारे हैं. ये स्मेल हो गया, फील्स हो गया, सीम्स हो गया, लुक्स हो गया. तो ये आप इसको गूगल कर लीजिएगा, ये सारे भी क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं. लिंकिंग वर्ब का फंक्शन देख लें. कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव. ठीक है, नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ उसको मिला रहा होता है. अब देखें, द फ्लावर्स, ठीक है, ये क्या है, नाउन है. स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है. स्मेल उसको उसके साथ मिला रहा है. ठीक है, तो इसको देख लिया करें. ऑक्सिलरी वर्ब उसी को कहते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब भी हैं. ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे इनके सेकेंडरी और प्राइमरी होते हैं इसी एक्सरसाइज में. ठीक है, तो ये क्या, मेन वर्ब एक्सप्रेस द टेंस मूड और द वॉइस. शी इज गोइंग, अगर वाज होता तो ये पास्ट के बारे में होता. ठीक है, विल भी होता तो फ्यूचर के बारे में होता. उसके बाद आपके एक्शन वर्ब है. एक्शन वर्ब देखें, द डॉग चेज्ड द कैट. चेज्ड वर्ब है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो सॉरी, ठीक है, एक्सप्रेसेस, मैं ट्रांजिटिव वर्ब पे चला गया था. ठीक है, देखिए एक्शन वर्ब क्या, द डॉग चेज्ड द कैट, ये एक्शन वर्ब है. ठीक है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है उसे एक्शन वर्ब कहते हैं. उसके बाद देखें वही हेल्पिंग वर्ब दोबारा आ गया, आई शुड हैव स्टडीड. ठीक है, तो शुड हैव स्टडीड, तो शुड तो वैसे मॉडल वर्ब है, ये आगे मैंने इधर लिखा हुआ है, ये गलती है, यहाँ पे मॉडल वर्ब है ये. देखिए, शी कैन स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली, एक्सप्रेसेस द नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी. तो कैन यहाँ पे एबिलिटी बता रहा है, ये जो कैन है यहाँ पे ये क्या है, मॉडल वर्ब है. उसके बाद है ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, द स्टूडेंट्स रोट एन एसे. जब वर्ब के डायरेक्ट बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब. देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो समझते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब भी बाज होकर. देखें, मैं कहता हूँ ही गोज टू स्कूल. अब देखिए यहाँ पे जो स्कूल है, गो और स्कूल के दरमियान टू आया हुआ है. जब preposition आ जाए तो वो भी इनट्रांजिटिव होता है. जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव होता है. अब देखिए, रोट एन ऐसे, इसमें कोई preposition नहीं है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है एन ऐसे. उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब देखें, डज नॉट टेक एन. अब इसको देखें, द बर्ड सिंग्स इन द मॉर्निंग. अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंग्स हमारे पास वर्ब है. इन द मॉर्निंग हमारे पास एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, प्रेपोजिशनल फ्रेज एज एन एडवर्ब यूज हुआ है. उसके बाद रेगुलर वर्ब है, वॉक. रेगुलर वर्ब उसको कहते हैं जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए उसमें ईडी का इजाफा कर दिया जाए. ठीक है, और इरेगुलर वो होता है जिसके मुख्तलिफ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब ईट है, एट ईटन है, राइट है, रोट रिटन है, तो ये हमारे पास क्या है, इरेगुलर है. अब यहाँ पे एक ये सवाल भी पैदा हो सकता है कि अगर ये रेगुलर हैं जिनके साथ ईडी ऐड होता है और ये इस तरह हैं, तो जो जिनके तीनों एक जैसे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जैसे पुट पुट पुट, लेट लेट लेट, कट कट कट.
तो वो भी किस में आते हैं, इर्रेगुलर में आते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसको भी इर्रेगुलर में काउंट किया जाता है, क्योंकि उनका जो नॉर्मल पैटर्न ईडी है वो उसको फॉलो नहीं करते, तो वो भी इर्रेगुलर में आते हैं। तो ये इनके सेंटेंस लिखे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस पे ज्यादा टाइम मुझे लगाना चाहिए, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखें, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड द हेल्पिंग वर्ब्स आर एसेंशियली द सेम। तो कहता है कि वे हैं तो एक जैसे ही, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक प्राइमरी होते हैं एज, एम, आर, हैव, हैज, और उसके बाद दूसरे क्या होते हैं, मॉडल। अब देखें, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस हिज इंस्ट्रक्शंस, आई डू नॉट अंडरस्टैंड हिज इंस्ट्रक्शंस। अब डू जो आया हुआ है यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। इसी तरह हैव भी क्या है, प्राइमरी है। अब मॉडल ऑक्सिलरी को देखें, वर्ब यूज्ड विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी। ठीक है, तो ये कैन, मे, शुड, माइट, ये सारे हमारे पास क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। उसके बाद आपके पास प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब ऐसी चीज है जो कोई भी लैंग्वेज में को खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाते हैं, तो ये इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। प्रोवर्ब एक ऐसा सेंटेंस होता है जो एक, दे आर शॉर्ट वाइज सेइंग दैट यूजुअली ऑफर सम काइंड ऑफ एडवाइस। इसमें क्या होती है, एक एडवाइस का पहलू छुपा होता है कि जब भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, इसको देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश के, ये इंग्लिश में जो है मोस्ट पॉपुलर है। देखिए, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, बहुत से हाथ मिलकर आखिर किसी न किसी काम को क्या करते हैं, रोशन कर देते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग मिलकर मुश्किल से मुश्किल काम को भी कर लेते हैं। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हार्ड, कि उस वक्त काम करो जब बनता है। हम लोहे पे अगर हथौड़ा मारें, वो तो सीधा, ठंडे लोहे पे हथौड़ा मारें तो वो तो सीधा माथे में वापस आएगा। तो उसी वक्त मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो, क्योंकि गर्म लोहा जो होता है नरम हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है, उस वक्त किसी चीज से फायदा उठाओ जब सिचुएशन, हालात उसके मुताबिक हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी, मेरा नहीं ख्याल कि इसको डिफाइन करने की जरूरत है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। वो हम कहते हैं ना उर्दू में, दूर के ढोल सुहाने, ये वही बात है। ठीक है, लोगों को हमेशा दूसरे की जिंदगी अच्छी नजर आती है, आप चाहे जैसी भी अच्छी जिंदगी गुजारे हो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, किसी के लिबास वगैरह से उसको आप जज नहीं कर सकते, या किसी पे एक हफ्ता या 2 दिन उस पर बुरे आ गए तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरा आदमी है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये विटामिन सी की बात हो रही है कि अगर आप खाते रहें तो सेब में विटामिन सी होता है। ठीक है, बेटर लेट लेट देन नेवर, कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, बजाय इसके कि आप वो काम कभी भी ना करें। इससे अच्छा है कि लेट ही स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी लाइफ रुक ना जाए। उसके बाद डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जैसे हम उर्दू में कहते हैं, उसी थाली को छेद करना जिसमें आप खाते हैं। ठीक है, आप उस हाथ को मत काटो जो आपको खिला रहा है। रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, कि जो रोम कंट्री है वो एक दिन में नहीं बनाया गया था। तो जितने भी बड़े काम होते हैं वो दे टेक टाइम। ऐसा नहीं होता कि बस आप एक ही, बस कुन फाया कून वाली पावर अल्लाह के पास है, वो कहता है कुन और फाया कून, बस वो हो जाता है। तो आपको हमेशा हर चीज में टाइम लगता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जो आपके काम होते हैं वो आपके बारे में ज्यादा बताते हैं। सिर्फ नसीहतें करने में कुछ नहीं रखा, बातें मैं भी कर सकता हूँ, आप भी मुझसे अच्छी कर सकते होंगे, लेकिन पता तब चलता है कि आप करते क्या हैं, आप किस किस चीज को फॉलो करते हैं। उसके बाद इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका क्या मतलब है कि आप उस काम की कंप्लेन करते रहे जो हो गया, तो अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि आगे बढ़े। स्टिल वाटर्स रन डीप। ठीक है, अब ये देखें, तो कहता है कि पर्सन हु टेंड्स टू बी क्वाइट डज नॉट से मच, सच अ पर्सन ऑफन हैज डीप इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। स्टिल वाटर्स रन डीप, के कहते हैं ना कि आप जो भी हो जाए, पानी हमेशा पुल के नीचे ही रहता है। तो आप, जो इंसान चुप बैठा है उसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि उसे ख्याल ही नहीं आते, वो भी सोचता है। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ठीक है, could be harmed by being too curious about or too interested in something that doesn't concern you। कि किसी चीज के बारे में आप इतना कंसर्न रहे जिससे आपका मकसद ही ना हो। जैसे आजकल आपने पाकिस्तान में देखें, बहुत ही नेगेटिव क्यूरियोसिटी पाई जाती है। पता नहीं मुझे डिस्कस करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे हमारे पास मौजू क्या है, कौन किसके साथ है,
किसकी बहन किसके साथ है, किसकी माँ किसके साथ है। मतलब अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये हमारे क्रिएटिविटी बेस्ड टॉपिक हैं जब भी कहीं महफिल लगी होती है। हालांकि हमारा इस चीज से कोई लेना देना भी नहीं है। माई हैंड्स आर टाइड, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मतलब जब आप कोई काम करने के लिए बेबस होते हैं, जब किसी भी वजह से नहीं कर सकते, तो आप ये कहते हैं कि माई हैंड्स आर टाइड। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। ठीक है, नजर ओझल तो बस गया, जो नजर से चला गया। हम, मैं सराइकी हूँ, हमारी सराइकी में भी इसी तरह की एक मिसाल है। चूल्हो गया दिल्लो ही गया, कि जब चूल्हे के करीब वो बैठा था तो नजर भी आता था, चूल्हे से उठ के चला गया तो इसका मतलब है बस वो चला गया। ठीक है, तो ये आउट ऑफ साइट, जब नज़र के सामने से कोई चीज़ चली जाए तो समझो वो चली गई। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव समरी लिखने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट एंड द आथर, आप उसको पढ़ते हैं और फिर चूज अ वर्ब। ये जो नीचे शो डिस्क्राइब दिए गए हैं, इनसे आपको जो सुटेबल लगे वो लिखा करें। नेम द थीम आर द सेंट्रल आइडिया, और फिर नेम लिखा करें कि वो थीम है कौन, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन वर्ड टू इंक्लूड इन योर समरी। ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड भी यूज किया करें कि कैसे कैसे हालात बदलते हैं। जैसे ट्रांजिशन वर्ड क्या है, हाउ एवर, देयर फोर, इन अदर वर्ड, तो ये सारे क्या हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स। चूज 3 to 5 की डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द थीम। तो जाहिर सी बात है, आपने उसी थीम को सपोर्ट करने के लिए वो चीज़ें, लाइनें वहां से उठानी होती हैं। देन पुट इट इनटू योर ओन वर्ड। ये सबसे बड़ी बात है, लोग अपने अल्फाज में नहीं लिखते। हमारे बच्चे क्या करते हैं, वहां से डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं। आजकल तो माशाल्लाह जिसको भी समरी पैराफ्रेजिंग वगैरह दी जाए वो चैट जीपीटी से करके आ जाता है। लेकिन चैट जीपीटी को भी अगर आप पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो मेरा आपको मशवरा ये है कि इस टेक्नोलॉजी के हम दौर में रहते हैं, उसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरी आपको ये एक नसीहत है कि बेशक उसकी हेल्प लें, वहां से पढ़ें, लेकिन जब लिखना हो तो अपने अल्फाज में। राइट योर ऑब्जेक्टिव समरी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समरी का क्या मतलब है, उसमें आप ये नहीं ऐड कर सकते कि मुझे ये चीज अच्छी लगी या बुरी लगी, जैसी भी थी आपने उसकी समरी लिख देनी है बस। ठीक है, वही पॉइंट समराइज करने हैं, ना तो आपने कुछ ऐड करना है और ना ही कम करना है। काम तो बल्कि आप करते हैं, मेन मेन पॉइंट आप लिखते हैं। उसके बाद पैराफ्रेजिंग स्किल है। ठीक है, पैराफ्रेजिंग किसको कहते हैं, री राइट इन योर ओन वर्ड। किसी भी चीज को जब आप अपने अल्फाज में लिखते हैं उसे पैराफ्रेजिंग कहते हैं। रीराइटिंग ईच लाइन कंप्लीटली इन योर वर्ड, नॉट सिंपली सब्स्टिट्यूट द सिनोनिम। हमारे बच्चे क्या करते हैं कि कोई पूरा सेंटेंस वहीं से उठा लेते हैं, वहां पे कुछ अल्फाज के सिनोनिम चेंज कर देते हैं, जो कि एक बैड हैबिट है। इससे आपके नंबर कट जाते हैं। उसका स्ट्रक्चर चेंज करें, बल्कि उस चीज को समझें और बिल्कुल अपने अल्फाज में लिखा करें। ठीक है, पैराफ्रेजिंग स्किल्स आर ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग समवन एल्सेज आइडियाज इन योर ओन वर्ड। ये किसी और का आइडिया होता है जो आप अपने अल्फाज में बता रहे होते हैं। अब देखें, ग्रैस्प द मीनिंग फर्स्ट। ठीक है, पहले आप उसको समझें कि किस चीज़ की बात हो रही है। उसके बाद थिसारस टाइम, उसके बाद सिनोनिम वगैरह देखें। ये थिसारस डिक्शनरी के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड। सेंटेंस मेक ओवर, फिर उसके बाद जुमले बनाएं, उसके बाद मिक्स एंड मैच, उसके बाद देखें सारी चीज़ों को मिलाना कैसे, उसके बाद डबल चेक, फिर देखें आपने कहीं पे कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज की वीडियो थी। होपफुली आपके लिए मैंने किसी न किसी हद तक आसानी पैदा की होगी। थैंक यू सो मच।